हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि 2014 से 17 तक के क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए 2017 के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आप लोगों के डिमांड के हिसाब से मैं 2017 के कुछ क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ एजुकेशन पेपर का। मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगी आपके डिमांड के हिसाब से। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करने से हमें फायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी would favor the statement, since both pain and pleasure are the wealth of man, they are his good teachers। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है हमारे सामने, एग्जिस्टेंशियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। हिंदी में इसको कहेंगे अस्तित्ववाद। नेचुरलिज्म को क्या कहेंगे? स्वाभाविक। आइडियलिज्म आदर्शवाद और प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रकृतिवाद इसको हम कह सकते हैं। नेचुरलिज्म को प्रकृतिवाद भी कहा जाता है। तो इसमें ये फिलॉसफी, पहले चारों फिलॉसफी को हम समझ लें कि ये क्या क्या है। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है और आइडियलिज्म क्या है। चारों को अगर हम डिस्कस कर लें तो हमें समझ में आएगा। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है कि यह एक ऐसा अप्रोच है जो बोलता है कि एक इस इंडिविजुअल का, जो भी व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो फ्री है और रिस्पॉन्सिबल एजेंट है। वो अपना डेवलपमेंट खुद से कर सकते हैं और खुद से हमें अपना विकास करना है। सोसाइटी को उनके डेवलपमेंट में को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लाइफ को क्या करना, अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो सोसाइटी क्या करे कि ऐसे छोड़ दे और हर व्यक्ति इंडिविजुअल जो है वो फ्री है और रिस्पॉन्सिबल एजेंट की तरह अपना विकास वो खुद कर सकता है अपने एक्ट से, अपने कार्यों से। ठीक है, तो इसका हमारा जो लाइन है, दिस इज बोथ पेन एंड प्लेजर आर वेल्थ ऑफ मैन, दे आर हिज गुड टीचर्स, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म से मिल रहा है ये लाइन। हम आगे भी उसको भी देख लेते हैं। नेचुरलिज्म क्या बोलता है कि केवल नेचुरल लॉ ऑपरेट करता है संसार में। इस संसार में ओनली नेचुरल लॉज ऑपरेट इन द यूनिवर्स। ये किसका कहना था? एमिल जोला नेचुरलिस्ट थे, उनका कहना था। वो फ्रेंच एमिल जोला ने ये बताया था और उनका मानना था कि नेचर इज ऑल दैट एग्जिस्ट। केवल नेचुरल थिंग्स, नेचर में केवल नेचुरल थिंग्स ही एग्जिस्ट होते हैं। सुपर नेचुरल थिंग्स जैसे स्पिरिट और घोस्ट और गॉड, ये सारी चीजें जो सुपर नेचुरल थिंग्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। नेचुरलिज्म का ये मानना था कि केवल प्रकृति ही है और कोई भी प्रकृति से परे नहीं है। ये एमिल जोला का कहा हुआ था। तो एमिल जोला को भी आपको याद रखना है नेचुरलिज्म के साथ। आइडियलिज्म क्या कहता है? आदर्शवाद कहता है कि ये इंफेसिस देता है कि मेंटल या स्पिरिचुअल कंपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंस, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस को रिनाउंस करता है। ये स्पिरिचुअलिज्म और मेंटल कंपोनेंट लाइफ का जो है उस पर जोर देता है। और प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि ये प्रॉब्लम थिंकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे पर ये ज्यादा स्ट्रेस देता है, एम्फेसिस देता है। पर्सन हु डील्स विथ प्रॉब्लम बाय फोकसिंग एंड a practical approach and solve the problem is pragmatic। तो इसमें ये फिलॉसफी का जो आंसर पूछ रहा है कि कौन सा स्कूल ऑफ फिलॉसफी इस बात को कहता है कि मैन का पेन एंड प्लेजर जो है उसका है और ये उसके गुड टीचर्स हो सकते हैं। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का फिलॉसफी है जो बोलता है कि हर एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल वो फ्री है, वो अपने सीखता है किससे? पेन और प्लेजर से, और उसको सोसाइटी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए उसके एग्जिस्टेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थ्रू द साइकिल ऑफ सर्ग एंड प्रलय। द स्टेटमेंट वुड बी एंडोर्स्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ सांख्य, वेदांत,
बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो सर्व होता है क्रिएशन, स्वर्ग जिसको हम लोग कहते हैं, और प्रलय होता है डिसोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है कि जब प्रलय होता है तो नॉन एक्टिविटी का सिचुएशंस आ जाता है। तो ये कौन सा दर्शन, ये फिलॉसफी देता है? तो सांख्य दर्शन में ये चीज है। तो इसका आंसर होगा सांख्य। हम लोग अलग अलग से सारे दर्शन को पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे। अभी इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। सांख्य, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म सबके डिटेल में हम अलग से जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम उसके डिटेल में जाएंगे तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Which of the following mandate will be supported by a teacher while with learning in Buddhist philosophy? Teacher is greater than God. Always strive for attaining the best in life. Be your own guide in life. Experiences are great teachers. तो बुद्धिज्म में ये कहा जाता है कि be your own guide। वहां पर किसी धर्म को मानने के लिए नहीं कहते हैं ना। बुद्ध धर्म में ये कहता है कि अपने लाइफ का गाइड आप खुद बनिए। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी को जब डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं जल्दी ही डिस्कस करूंगी। A teacher cannot truly teach unless he is learning himself. Is a viewpoint articulated particularly by, ये किसका कथन है कि वो टीचर जो है जब तक वो खुद नहीं लर्न करेगा तब तक वो टीच नहीं कर सकता है, क्योंकि टीचर को भी टीच करने के हमेशा लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसलिए अगर टीचर को ट्रूली टीच करना है तो उसको लर्न करना होगा। तो ये कथन है टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the value of liberty in Indian Constitution implies that, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी को जो वैल्यू दिया गया है वो किस कथन से प्रूफ होता है? A teacher will advocate full liberty and freedom. A teacher should help students to be free from the influence of dogmas and fears in life. A teacher can teach anything, even outside the syllabus. A teacher should inspire his students feel good. नहीं, यहाँ पर लिखना है वैल्यू ऑफ लिबर्टी। मतलब क्या है? मुक्त होना। क्या चीज से मुक्त होना? स्वतंत्र होना, मुक्त होना। मतलब यहाँ पर है कि टीचर को स्टूडेंट्स को हेल्प करना है ताकि वो जीवन में जो भी डर है या जो भी संदेह है, संशय है, उससे फ्री हो जाए। या तो इसके लिए ये मतलब टीचर का यहाँ पर ड्यूटी हो जाता है कि स्टूडेंट को सारे फियर से मुक्त करे और एक भय रहित जीवन, फियरलेस लाइफ लीड कर सके। ये है वैल्यू ऑफ लिबर्टी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Who among the following is not a logical positivist? लॉजिकल पॉजिटिविस्ट किसको कहते हैं? क्या है लॉजिकल पॉजिटिविस्ट? या इसे हम लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट को इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल एम्पिरिसिज्म। इसलिए अगर पॉजिटिविस्ट की जगह पर एम्पिरिसिज्म वर्ड आए तब भी उसका मतलब वही होगा। तो ये इसमें से कौन है? मतलब चार में एक लॉजिकल पॉजिटिविस्ट नहीं है। पहले लॉजिकल पॉजिटिविस्ट होते क्या है? यह क्या है? यह एक लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो था ना, पॉजिटिविज्म,
ये तो जो लोग हैं उनका को पॉजिटिविस्ट कहते हैं, लेकिन जो ये था फिलॉसफी, वो क्या था, यह एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट था जो कि वियना में शुरू हुआ था, वियना में 1920 में। और इस फिलॉसफी का मानना था कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वही फैक्चुअल नॉलेज है, और जितने ट्रेडिशनल बिलीफ हैं और मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन्स हैं ये सारे रिजेक्टेड होने चाहिए, सारे रिजेक्टेड हैं, मीनिंगलेस है। केवल साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक फैक्चुअल नॉलेज ही सही है और बाकी सारी ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स, मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन सबको रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये हुआ लॉजिकल पॉजिटिविज्म या लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, ठीक है। तो इसमें कौन से नहीं है लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, तो ये हेनरी बर्गसन नहीं है, तो इसका आंसर है हेनरी बर्गसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एसर्शन और रीजन दिया है, दो सेंटेंस दिए गए हैं, एक एसर्ट कर रहा है, दूसरा उसका रीजन बता रहा है। तो आपको बताना है क्या सही है। एजुकेशन एंड रिलीजन आर रियल फ्रेंड्स, ठीक है। और रीजन दे रहा है कि बोथ लीड टू स्पिरिचुअल एनहांसमेंट। तो both A and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true. R is not the correct explanation of A. A is correct, but R is not correct. Both A and R are true. तो इसमें क्या है कि एजुकेशन एंड रिलीजन आर रियल फ्रेंड्स, ये भी सही है। बोथ लीड टू स्पिरिचुअल एनहांसमेंट भी सही है, लेकिन कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ सेंटेंसेस आर ट्रू, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसिंग द factors of education in most appropriate sequence. डेमोक्रेसी, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड मॉडर्नाइजेशन को आपको सही सीक्वेंस में लगाना है जो कि एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत एप्रोप्रिएट वे में आपको इसको अरेंज करना है। 4 कोड्स हैं, उसमें से एक कोड चुन के आपको बताना है। तो क्या है, रिलीजन, डेमोक्रेसी, पहला है रिलीजन, BCAD, रिलीजन, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, मॉडर्नाइजेशन। तो किस सीक्वेंस में आ रहा है कि इसका आंसर है A, BCAD, ठीक है। या डेमोक्रेसी, फिर रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड मॉडर्नाइजेशन। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, religion, democracy, religion, politics, democracy and modernization. I think it is ABCD. So there is doubt between A and B option, but I think it is B. So you must check it because it is doubtful to some extent. I am thinking it is doubtful. Let me check. Yes, answer is A, BCAD. I have not taken the answer, so let me go back. First I take it so that you can see. Next question is, which of the following
laws or principles of learning of Thorndike anticipated the classical conditioning paradigm of Pavlov. So what was classical conditioning? Pavlov का आपने सुना होगा डॉग वाला एग्जाम्पल, बेल घंटी बजती थी, क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग कंडीशन हो गया था और सैलिवेट करता था। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेटेड द लॉ ऑफ लर्निंग? तो वी मस्ट नो ऑल द law of exercise, law of effect, principle of prepotency of elements and principle of associative shifting. So first of all we must learn all the four principles. So law of exercise, what learners do, learners learn by doing. Law of exercise says if you practice you will learn, you will not learn by watching only. केवल देख कर ऑब्जर्व करके आप नहीं सीख सकते हैं, आप करके सीखते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना जल्दी सीखते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट says that the behavior which is followed by pleasant experience is repeated, or the behavior which is followed by unpleasant effect is not repeated. जैसे किसी चीज को करने से डांट पड़ती है तो उस चीज को बच्चे नहीं करते या कोई भी नहीं करता, और जिससे रिवॉर्ड मिलता है, प्रेज मिलता है, वो बिहेवियर को दोहराते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। सो व्हाट इज प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट? ये बताता है, इट स्टेट्स दैट पीपल टेंड टू रिस्पॉन्ड मोर टू सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम एंड लेस टू इररिलेवेंट एस्पेक्ट। मतलब कोई भी चीज के बारे में जब आप बताते हैं तो उसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उस या कोई प्रॉब्लम है उसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसके लिए आप रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, और जो इररिलेवेंट या अनइम्पोर्टेंट है उस पर कम जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी शेप रिकॉग्नाइज करना है, किसी भी चीज का, कोई किताब, कोई कॉपी, कोई टेबल, उसका शेप रिकॉग्नाइज करना है, तो अब जब शेप रिकॉग्नाइज करना है तो आप उसका लेंथ, ब्रेथ या साइड्स को देखेंगे, ना कि उसका कलर या पोजीशन को देखेंगे। ठीक है, तो क्या चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि आपको शेप बताना है तो उसका साइज, लेंथ, ब्रेथ, ये सारे चीज आपके ध्यान में आ रहा है। सो इट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरी चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं कि किस कलर का है क्या, तो ये सारी चीजें आपको इस तरह रखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको अफेक्ट नहीं कर रही हैं। तो और तीसरा है, लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होता है? वेयर कि एक रिस्पॉन्स में शिफ्ट फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अदर, जहां पर कोई भी आपका रिस्पॉन्स है वो एक स्टिमुलस में शिफ्ट कर जा रहा है। कंडीशनिंग पैराडाइम ऑफ Pavlov क्या है बता रहा है कि एंटिसिपेटेड द क्लासिक पैराडाइम शिफ्ट हो जा रहा है, तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which of the following Tolman's division of his system represent the motivational principles of Freud? Equivalence belief, drive discrimination, cathexis and field cognition mode। तो एक एक करके पहले हम समझते हैं कि इक्विवेलेंस बिलीफ क्या है। इक्विवेलेंस बिलीफ है, एक फीलिंग है, इट इज अ फीलिंग दैट ए सब गोल हैज द सेम वैल्यू एज द मेन गोल। स्पोर्ट इवेंट में इक्विवेलेंस बिलीफ क्या बताता है कि एक सब गोल की मेन गोल जो है और उसके साथ एक सब गोल है, दोनों का सेम वैल्यू है, क्योंकि सब गोल जब हम अचीव करेंगे तभी मेन गोल अचीव कर पाएंगे, इसलिए दोनों का इक्वल वैल्यू है, इसीलिए इसे इक्विवेलेंस बिलीफ कहते हैं स्पोर्ट इवेंट में। ठीक है, उस या किसी भी चीज में जिसका सब मतलब छोटा हिस्सा जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मेन भी। दूसरा है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है,
कि आप डिस्क्रिमिनेट ड्राइव क्या है, नीड डिजायर, तो ये आपका कौन सा डिजायर कितना इंपॉर्टेंट है उसके बीच में, ये फिजिकल है या साइकोलॉजिकल है या ये इमोशनल है, इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसे ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसको भी अलग अलग से समझ सकते हैं कि कौन सा फीलिंग है, फिजिकल है या फिजियोलॉजिकल नीड है या फिर ये इमोशनल नीड है। उसके बाद है कैथेक्सिस। कैथेक्सिस क्या होता है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एनर्जी टू एन आइडिया और पर्सन और ऑब्जेक्ट स्पेशली टू डिसएग्री, अनहेल्दी, और मतलब कोई भी आइडिया के प्रति डिसएग्री जब आप करते हैं और अपना एनर्जी को जब कंसंट्रेट करते हैं तो इसे हम कहते हैं कैथेक्सिस। कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एनर्जी टू एन आइडिया और ऑब्जेक्ट स्पेशली और पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी आइडिया के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपका मेंटल एनर्जी क्या होता है, कंसंट्रेट होता है एक अनहेल्दी डिग्री तक, मतलब बहुत ज्यादा आप उसके प्रति अपनी भावना को रखते हैं या दुर्भावना को रखते हैं, तो इसे हम कैथेक्सिस कहते हैं। फील्ड कॉग्निशन मोड क्या होता है कि कैसे, फील्ड कॉग्निशन मोड को कहते हैं कि एक ऑनलाइन लर्निंग मोड में जब लर्नर बहुत सारी चीजों को अरेंज करता है या कॉन्फ़िगर करता है इंफॉर्मेशंस को ताकि वो समस्या का समाधान कर सके, तो इसे फील्ड कॉग्निशन मोड कहते हैं। मतलब ऑनलाइन मोड में लर्नर जब फिगर्स को और अरेंज करता है या कॉन्फ़िगर करता है इंफॉर्मेशंस को ताकि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो उसे फील्ड कॉग्निशन मोड कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंस रिवीजन ऑफ हिज सिस्टम रिप्रेजेंट मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्राइड। फ्राइड का मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स क्या बोलता है, ह्यूमन बिहेवियर जो है, फ्राइड का मानना है कि वो 3 चीज से प्रभावित होता है, ईगो और सुपर ईगो। तो ये यहाँ पर टॉलमैन ने उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, तो कैथेक्सिस से। इसमें क्या है कि मेंटल एनर्जी को उस किसी चीज पर कंसंट्रेट करता है ना, कंसंट्रेट करता है ऑब्जेक्ट पे, पर्सन पे या किसी भी अनहेल्दी डिग्री तक, अनहेल्दी डिग्री तक कंसंट्रेट करता है। तो ये टॉलमैन ने से कैथेक्सिस के नाम से रिप्रेजेंट किया है। अगला क्वेश्चन है रिसर्च से, एजुकेशन में रिसर्च भी है। An investigator uses 2 matched groups to compare effectiveness of 2 methods of teaching science. This study would come in the ambit, किस एरिया में आएगा, किस स्टडी के क्षेत्र में आएगा कि वो 2 ग्रुप को क्या किया है कि 2 मेथड ऑफ टीचिंग में डाला है, साइंस को पढ़ाने का 2 मेथड लगाया, एक को फील्ड में ले जाके, एक को क्लासरूम में, या फिर एक को डिजिटल, एक को क्लासरूम में। तो उसके बाद वो उसका रिजल्ट को कंपेयर करेगा कि अलग अलग ढंग से पढ़ाने से बच्चों के रिजल्ट या क्या इफेक्ट आया, क्या आउटकम आ रहा है। तो ये कौन सा स्टडी में आएगा, तो ये आएगा आपका एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, इन्वेस्टिगेटर बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटकर अलग अलग मेथड लगा रहा है, तो इट इज एक्सपेरिमेंटिंग, सो इट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। बट हम लोग सब सारे स्टडीज को समझ लें, तो आंसर तो हमें मिल गया पहला ही में कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। लेकिन कॉजल कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है ये भी जान लें। ये कॉजल कंपैरेटिव स्टडी जो है ये रिलेशनशिप को फाइंड करना चाहता है, किसके किसके बीच में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपको पता है ना, एक बार फिर से मैं बता दूं, y is equal to function of y is function of x, ये बताया। तो इसमें y क्या है,
y है डिपेंडेंट वेरिएबल और किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। x का वैल्यू 1 होगा तो y भी 1 होगा और x का वैल्यू 2 होगा तो y भी 2 होगा। तो यहाँ पर y क्या हो गया, x पर डिपेंड कर रहा है कि x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे y का वैल्यू चेंज होगा। तो ये क्या, ये हो गया इंडिपेंडेंट और ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कॉजल कंपैरेटिव स्टडी जो है ये हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ये रिलेशन बताता है। जब कोई इवेंट घट जाता है, कोई इवेंट के अपर होने पर, घटने के बाद ये रिलेशनशिप बताता है कॉज एंड इफेक्ट की, कौन सा कारण है और उसका क्या इफेक्ट है। ये दो या दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, एक के बाद जेड भी हो सकता है। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी ये होता है कि जहां पर आप डिस्क्राइब करते हैं पॉपुलेशन के बारे में या किसी भी जगह के बारे में, तो जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं। पॉपुलेशन या कोई फेनोमेना जहां पर आप डिस्क्रिप्शन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में सिचुएशन, पॉपुलेशन या फेनोमेना जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या होता है कि आप केवल बताते हैं व्हेन डिस्क्रिप्टिव स्टडी में व्हेन का आंसर देते हैं हम, वेयर का आंसर देते हैं, कब, कहां, कैसे, क्या और कैसे बताते हैं। लेकिन हम इसमें क्यों का आंसर नहीं देते। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम वाई का आंसर नहीं देते हैं, बाकी सबका आंसर, ये घटना क्यों हुई ये हम नहीं बताते हैं, बल्कि कब हुई, कैसे हुई, क्यों, कहां हुई, ये सारी चीजों को बताते हैं किसी भी फेनोमेना, किसी भी घटना के बारे में। और एक फेनोमेनोलॉजिकल जो स्टडी होता है वो होता है कि जहां पर हम जिस स्टडी को कर रहे हैं उसके बीच जाकर रहकर रिसर्चर क्या करता है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है और ये लिविंग उनके साथ एक्सपीरियंस, जहां पर जिसका स्टडी हम कर रहे हैं उसके साथ रहकर हम जब उनके बारे में रिपोर्ट बनाते हैं या लिखते हैं तो इसे हम फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं या फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। ठीक है, अगला है which of the following research type is most useful for the government in planning policies। तो इसमें भी पहले हम समझ लें कोरिलेशनल स्टडीज जो होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है कि वो रिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और एक बढ़ता है वेरिएबल और दूसरा घटता है। दोनों बढ़ने का क्या मतलब है, हाइट के साथ वेट, अगर हम दोनों वेरिएबल को लेके चलते हैं तो हाइट बढ़ता है तो वेट भी बढ़ता है, तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे कि दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये दो चीज का रिलेशन दिखा रहे हैं कि रात में देर तक जगने से एग्जाम खराब होता है, तो एक पॉजिटिव है कि रात में देर से जगने से एग्जाम खराब हो रहा है, तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन हो रहा है। तो ये कोरिलेशन है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर दो वेरिएबल को मेजर करता है और उनका स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। डिस्क्रिप्टिव हमने बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव है कि किसी सिचुएशन, किसी पॉपुलेशन, किसी फेनोमेना को हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाट का आंसर करते हैं वो जैसे प्रश्नों का, लेकिन व्हाई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, क्यों वो हुआ ये नहीं बता सकते। एक्सपेरिमेंटल अभी हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं, एक को अलग अलग तरीके से पढ़ाकर ये उनका अध्ययन करते हैं, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। और हिस्टोरिकल स्टडीज जो है हम फैक्ट्स, पुरानी फैक्ट्स को स्टडी करते हैं और उनका इफेक्ट देखते हैं, पुरानी हिस्ट्री की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसके लिए हम म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ से फैक्ट्स लाते हैं और उन घटनाओं का अध्ययन करके उनका प्रेजेंट में उनके इफेक्ट को स्टडी करते हैं।
तो इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप इज मोस्ट यूजफुल इन गवर्नमेंट प्लानिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट के प्लानिंग पॉलिसी में कौन सा रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है? तो ये है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम सारी चीजों को स्टडी कर लेते हैं कि कब, कहाँ, कितना, कैसे, ये सारी चीजें। अब हम पर्सनैलिटी के क्वेश्चन पे आ गए कि which of the following tools is the most appropriate for assessing deeper aspect of personality। पर्सनैलिटी का डीपर एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए तो कौन कौन सा हम टेस्ट लेते हैं, टूल्स है ये टूल्स पर्सनालिटी को असेसमेंट करने का टूल्स। तो पहला है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है कि आपको सेंटेंस दिया जाता है और आपको उसको कंप्लीट करना रहता है। तो आप सेंटेंस को जिस तरह से कंप्लीट करते हो उसके आधार पर आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है। जैसे कि आधा सेंटेंस दिया है, आधा आप उसका हैप्पी एंडिंग करते हो या सैड एंडिंग करते हो या फिर बीच में छोड़ देते हो, तो इससे आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है। समेटिव रेटिंग स्केल क्या होता है? ये असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसमें एक बहुत सारा स्टेटमेंट दिया रहता है, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, और सेम वेरिएबल होता है जिसमें कि आपको बताना है कि आप कितना उससे एग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो। ठीक है, आपको बताना है कि वो जो भी सेंटेंस या वेरिएबल दिया हुआ है तो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है, उसमें सेम वेरिएबल है और आप जो भी रेस्पोंडेंट है जिसका पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है उसको बताना होता है कि किस सेंटेंस किस स्टेटमेंट से वो एग्री करता है, किससे डिसएग्री करता है। ठीक है, उसके बाद है वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट। वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसमें कि आपका वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट में साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसमें कि आपके इंग्लिश बोलने की क्षमता का टेस्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज वर्क प्लेस में आप कितना यूज करते हैं इसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका आंसर है सेंटेंस कंप्लीशन, एसएटी जिसको एससीटी, मोस्ट एप्रोप्रिएट डीपर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को जानने के लिए एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। ठीक है, इसको टिक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चारों समझ में आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें ये है कि गेस हु टेक्निक इज यूज्ड बाय, ये यूज टू स्टडी। गेस हु टेक्निक है जिसको कि हम स्टडी में किस चीज के स्टडी में यूज करते हैं। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड, इंटरपर्सनल रिलेशंस, पर्सनालिटी प्रोफाइल्स और वोकेशनल प्रेफरेंसेस। तो हम पहले बताएं गेस हु टेक्निक जो है उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को वर्ड के पिक्चर्स दिए जाते हैं। ठीक है, डिपिक्टिंग अ वैरायटी ऑफ पर्सनालिटी टाइप, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें कि अलग अलग पर्सनालिटी टाइप का वर्णन रहता है। ये हैप्पी, गो लकी, तो सैड, तो एंग्री, इस तरह का पर्सनालिटी का सारा चीज दिया होता है। या फिर जिसमें कि एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी का जो होता है उस तरह का वर्ड्स दिया होता है सीरीज। उसमें क्या होता है कि पर्सनालिटी का टाइप दिया जाता है, बच्चों को कहा जाता है कि अपने क्लासमेट को आइडेंटिफाई करें कि कौन उस पर्सनालिटी के किस कार्ड से मैच कर रहा है। तो गेस हु टेक्निक ये हुआ। तो ये किस चीज के लिए यूज होता है ये आपको बताना है। तो पहला है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड। ठीक है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जिसको डिफरेंशियल एप्टीट्यूड का टेस्ट भी होता है जिसे हम DAT कहते हैं। ठीक है, DAT ये क्या बताता है कि ये मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी है जो कि 7 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए और थोड़े वयस्क लोग, थोड़े बड़े लोगों के लिए कि किस एरिया में वो सक्सीड करेंगे, एबिलिटी टू लर्न उनका कितना है, इसको जानने के लिए डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज होता है। ठीक है, और दूसरा है
इंटरपर्सनल रिलेशंस, इसमें क्या है कि आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कैसा रिश्ता है, इसको जांचने का टेस्ट होता है, जिसमें कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर है पर्सनैलिटी प्रोफाइल। पर्सनैलिटी प्रोफाइल में अलग अलग प्रोफाइल पर्सनैलिटी का प्रोफाइल दिया रहता है, जिसमें आपको यूज करना है। फिर है वोकेशनल प्रेफरेंस, कौन सा वोकेशन आप प्रेफर करते हैं, इसका टेस्ट होता है। तो इसका इंटरपर्सनल गेस हू टेक्निक में क्या है कि आपको जो बताना होता है कि गेस हू टेक्निक में आपको ये बताना होता है कि कौन सा क्लासमेट आपका कैसा है। तो ये आपका जैसा रिलेशन रहेगा ना अपने क्लासमेट के साथ, आप उसके हिसाब से जिससे अच्छा रिलेशन है उसके लिए आप अच्छा गेस करोगे, और जिससे आपका संबंध अच्छा नहीं हो सकता है कि उसके लिए आप अच्छा ना बता सको। तो ये आपके आपसी रिश्ता को और संबंध को बतलाने के लिए ये टेस्ट या टेक्निक यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, Synectics is a method used for catering to which categories of children? Synectics क्या है? Synectics है जो एक डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाता है। क्रिएटिविटी तो आप जानते हैं, कुछ नया करना, कुछ नया बनाना, कुछ जो चीज एकदम एब्सर्ड भी कोई बोले ना कुछ लाइन, तो वो भी इसको क्रिएटिव माना जाता है, क्योंकि जो पहले से कभी नहीं कहा गया उस बात को कोई कहता है। तो ये क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए बनाया गया है और स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ओल्ड आइडियाज को नए वे में प्रेजेंट करते हैं, पुराने आइडियाज को एकदम नए वे में करते हैं, और बहुत सारी थिंकिंग उनकी जो होती है वो काल्पनिक होती है, कुछ एकदम अलग टाइप का। जैसे कि एक जो टेस्ट है पर्सनालिटी का टेस्ट या क्रिएटिविटी को टेस्ट करने का जो टेस्ट का क्वेश्चन है, उसमें जितना ज्यादा एब्सर्ड आंसर होता है उसको उतना ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा क्रिएटिव माना जाता है। तो ये साइनेक्टिक्स जो है वो क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए है, क्योंकि क्रिएटिविटी को जांच करने के लिए ये बनाया जाता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए नहीं, बैकवर्ड और रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए नहीं। So that's all for today. I think it will be helpful for you. I will come with more questions next time. Thank you.